नमस्कार और स्वागत है आपका लर्न इंग्लिश इजीली चैनल में। इंग्लिश ग्रामर हिंदी में सीखे और टॉपर बने। हाँ जी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। लर्न इंग्लिश इजीली चैनल ये स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें ग्रामर समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती हो, अगर वो इंग्लिश टू इंग्लिश में हो। ये जो कंटेंट है इसके अंदर अभी आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने नाउन कर लिया, द प्रोनाउन कर लिया, द एडजेक्टिव कर लिया। आज मैं आपको द वर्ब कराने जा रहा हूँ। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यूपीएससी का, एनडीए, सीडीएससी, बैंकिंग, इंडियन रेलवेज और कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, उन एग्जाम में ये आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगा। सिर्फ आपको करना एक काम है, एक नोटपैड ले लीजिए, पेन ले लीजिए और डायरी और डिक्शनरी लेकर बैठ जाइए। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है द वर्ब। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, पर यह सबसे इजी चैप्टर है मेरे हिसाब से, जो मैं आपको समझाने जाऊंगा तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आएगा। तो अब समय की बर्बादी किए बगैर स्टार्ट करते हैं द वर्ब। सबसे पहले हम समझेंगे वर्ब क्या होता है। अ वर्ब इज अ वर्ड used to tell or assert something about some person or thing। क्रिया पढ़ी थी हिंदी में, बस उसको याद कर लीजिए। In this lesson we will cover below mentioned topics। हम 3 चीजें और यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। पहला होगा टाइप्स ऑफ वर्ब्स, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। दूसरा, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब्स विद सब्जेक्ट एंड डिफरेंट रूल्स। तीसरा, यूज ऑफ वर्ब्स इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। आगे चलते रहिए। लेट्स स्टार्ट। द वर्ब, जैसा कि मैंने आपको बताया, अ वर्ब इज अ वर्ड यूज टू टेल और असर्ट समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। द वर्ब में टेल अस व्हाट अ पर्सन और थिंग डज। इतना क्लियर है कि वर्ब या क्रिया वो शब्द होता है वो जो वाक्य में ये दर्शाता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु क्या कर रहा है। लाइक एग्जाम्पल देता हूँ, सविता स्विम्स, सविता तैर रही है। मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेल रहा है। व्हाट इज डन टू अ पर्सन और अ थिंग। दूसरा, वो शब्द ये भी दर्शाता है कि उस व्यक्ति को या वस्तु पर क्या किया जा रहा है। एग्जाम्पल, मोहन इज पनिश्ड, मोहन को सजा दी गई है। अब देखिए, वर्ब के 2 मेजर प्रकार होते हैं, टाइप्स होती है, जिसे हम ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं एक, और दूसरा बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, पहला ट्रांजिटिव वर्ब समझिए। देयर आर सम सेंटेंसेस, कुछ वाक्य होते हैं, इन विच द एक्शन पासिस ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। एक्शन कहां से कहां जाता है? सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर। वर्ब्स यूज्ड इन दिस सेंटेंसेस आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। क्लियर है? एग्जाम्पल्स, द बॉय पिक्ड द स्टोन, द चाइल्ड हग्ड द मदर, द स्टूडेंट रोट अ लेटर। देख रहे ना, वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर जा रहा है। बॉय ने पिक किया क्या? पत्थर। द चाइल्ड हग द मदर, किसको हग किया? मदर को। द स्टूडेंट रोट अ लेटर, किसने लिखा? स्टूडेंट, सब्जेक्ट। क्या लिखा? लेटर, ऑब्जेक्ट। दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इस वर्ब में क्या होता है? देखिए, इंट्रांजिटिव वर्ब आर दोज वेयर द एक्शन डज नॉट ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव में एक्शन कहां से कहां जा रहा था? सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट में, यहां पे नहीं जाता है। दिस वर्ब डिनोट एन एक्शन विच डज नॉट पास ओवर और एक्सप्रेस अ स्टेट और बीइंग। राइट? द बेबी स्लीप, बच्चा सो रहा है। सुनील रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब फर्दर क्लासिफिकेशन के हिसाब से वर्ब्स को
हम मेजरली 3-4 पार्ट पे डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से हैं मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। टाइप ऑफ वर्ब्स, पहला आ जाता है एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स में ट्रांजिटिव वर्ब भी होते हैं जो अभी ऊपर डिस्कस किया, और इंट्रांजिटिव भी होते हैं। एग्जाम्पल प्ले, जंप, ईट, वर्क, स्टडी, एक्सेट्राज। नाउ अनदर इज हेल्पिंग वर्ब्स। इसको देखिएगा बड़े ध्यान से, इसमें मोस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने वेन डायग्राम पढ़ा ही होगा, लॉजिकल रीजनिंग में होता है, ठीक है। वेन डायग्राम के भी मार्क्स आते हैं, रीजनिंग में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। देखिए, हेल्पिंग वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोला जाता है या बी वर्ब्स भी बोला जाता है। लिंकिंग वर्ब्स को कॉपुलर वर्ब्स भी बोला जाता है। ग्रामर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डिफरेंट राइटर डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। कोई ट्रेडिशनल ग्रामर बोल रहा है, कोई मॉडर्न ग्रामर बोल रहा है। तो आपको अपना सिर्फ बेसिक क्लियर करना है, ज़्यादा कंफ्यूजन में नहीं जाना है। आपने एक मकसद ये बनाना है कि चीज़ों को समझ के, कंसेप्ट को समझ के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर स्कोर करने हैं, दैट्स इट। और जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है उन्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, सीख लेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए और सीखिए। देखिए, लिंकिंग वर्ब्स लगभग 20 टाइप के होते हैं और उस पे हमने वर्ब फ्रेजेस भी दे रखे हैं। लिंकिंग वर्ब, पहले इस वाले सर्कल को देखिए कौन कौन सा है। इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बिंग, अपीयर, बिकम, फील, ग्रो, लुक, रिमेन, सीम, स्मेल, साउंड, स्टे, टेस्ट, टर्न, प्रूव। These are the linking verbs. Now, प्लस वर्ब फ्रेजेस भी होते हैं। देखिए, कैन बी, कुड बी, हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन, मे बी, माइट हैव बीन, और कई सारे होते हैं जो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब आप देखेंगे, लिंकिंग वर्ब जो 1 से लेके 8 तक था, कौन कौन सा। इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, इसे हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में भी रखा जाता है। और देखिए यहाँ पे ओवरलैपिंग है वेन डायग्राम के अंदर। 9th होता है हैज, 10th हैव, 11th हैड, डज, डू, डिड, कैन, विल, शैल, कुड, वुड, शुड, मस्ट, मे, माइट। आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आप इसे नोट पैड में लिख लीजिए। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे नोट पैड को आप रिफ़र कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अभी हमने ग्रामर का बेसिक लिया हुआ है। जब हम प्रैक्टिस सेशन पे आएंगे तो आपको और अच्छे से सिखाऊंगा। अभी तो 4-5 वीडियो अपलोड हुए हैं। नाउन हम कर चुके हैं, जैसा आपको बताया है, प्रोनाउन कर चुके हैं। उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालता जाऊंगा, आपको इजी हो जाएगा फाइंड आउट करने में। नाउ मॉडल्स भी वर्ब में यूज होता है। मॉडल्स जो है इन इंग्लिश ग्रामर, अ मॉडल इज अ वर्ब दैट कंबाइंस विद अनदर वर्ब टू इंडिकेट मूड और टेंस। अ मॉडल also known as a modal auxiliary or modal verb expresses necessity, uncertainty, possibility और permission। मैं आपको इस वीडियो में वर्ब में सिर्फ इतना बताने जाऊंगा कि मॉडल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। आप ये समझ लीजिए और फिर लिख कर रख लीजिए। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनेगा और आपको समझाऊंगा अच्छे से
कि शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड, डेयर, ये सारे मॉडल्स कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, किस टेंस में यूज़ कौन सा करना है, उसकी बिल्कुल चिंता मत करिए। बस आप चैनल के साथ बने रहिए और अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करिए। अब देखिए, वर्ब फ्रेजेस होते हैं, फ्रेजल वर्ब होते हैं, ये भी हम अलग वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि आज का वीडियो सिर्फ वर्ब के ऊपर फोकस करेगा। क्लियर है ना आप लोगों को ये चीज़ें? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। फिर जेरेंड आते हैं, जो कि नाउन का फॉर्म होता है वर्ब में। इज ए नाउन फॉर्म फ्रॉम अ वर्ब, राइट। नाउन बनाया आपने किससे? वर्ब से। और इसकी एंडिंग जो होती है वो आईएनजी से होती है, लाइक वेटिंग, ईटिंग, स्विमिंग, एक्सेट्रा। मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो अभी तक हमने पढ़ा वर्ब क्या है, वर्ब मेजरली कितने टाइप के होते हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, उनमें डिफरेंस क्या होता है, एग्जाम्पल देख लिया। फिर हमने आगे हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल्स ये पढ़े, शायद आपने नोट कर लिया होगा। और दो चीज़ है जो टॉपिक है, जिसका अलग से वीडियो देने की बात की है मैंने आपको, वो नोट कर लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट ये पार्ट होता है किसी भी इंग्लिश के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। इसमें आपको फाइंडिंग द एरर आ जाता है या फिल इन द ब्लैंक्स आता है, जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि क्या लगाना है, कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की, सिंगुलर आएगा, प्लूरल आएगा, क्या आएगा, और आएगा तो क्यों आएगा। इसको मैं वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट बोल रहा हूँ, ठीक है। एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब्स विद द सब्जेक्ट। वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंग्लिश ग्रामर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए। मैं आपके साथ 16 नियम डिस्कस करने जा रहा हूँ इसके, जिसे रूल 1, रूल 2 बोलूँगा मैं, और एग्जाम्पल भी दूंगा, तो आपको क्लैरिटी ज़्यादा आ जाएगा। देखिए, रूल 1 में इफ़ 2 और मोर सिंगुलर नाउन, सिंगुलर तो पता है ना, एक वचन, बहुवचन समझाया था, बार बार ये चीज़ समझाना नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आपको आता ही होगा। सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड द वर्ब यूज्ड विल बी प्लूरल। ये बोलता है अगर किसी वाक्य में दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाता है तो उस पे जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा। एग्जाम्पल देखिए, ही एंड आई वर गोइंग टू द मार्केट। यहाँ पे वर आया है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है जो वर आया है। क्यों? क्योंकि नियम ये बोलता है अगर दो या दो से अधिक, यहाँ पे क्या है, ही एंड आई, दो सिंगुलर नाउन ज्वाइन किया है किससे, एंड से, तो वर्ब कैसा आता है, प्लूरल। तो वर्ब क्या है, वर, ठीक है। उसे सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट हमने पढ़ा था अभी ऊपर, वो चीज फॉलो करना है। अब वर क्यों आया, वाज क्यों नहीं आया, फिर आपको बताऊंगा। वॉज सिंगुलर के लिए होता है पास्ट टेंस में, वर प्लूरल के लिए होता है। और जब ही एंड आई ज्वाइन हो रहा है एंड से, तो प्लूरल वर्ब आएगा। राम एंड मोहन, अगेन टू सिंगुलर और एंड से जुड़ रहा है। आर फ्रेंड्स, तो इज फ्रेंड नहीं होगा, आर फ्रेंड होगा, ये याद रखिएगा आप, ठीक है ना। इज सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए, ये तो पता है आपको। आगे आ जाइए, रूल नंबर 2, इफ टू सिंगुलर नाउन ज्वाइंड बाय एंड। ऊपर भी हमने दो सिंगुलर नाउन को किया था एंड से, और दो डिफरेंट व्यक्ति थे, पॉइंट आउट टू द सेम थिंग और अ पर्सन, एक ही वस्तु या एक ही आदमी को दर्शाता है, तो वहां पे सिंगुलर नाउन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, राइस एंड करी
इज द फेवरेट फूड ऑफ पंजाबीज। यहाँ पे देखिए इज क्यों आ रहा है, राइस एंड करी तो दो चीजें है, दो वस्तुएं बोलेंगे सर, नहीं। यहाँ वाक्य देखेंगे आप, अगर सेंटेंस देखेंगे, राइस एंड करी किसको दर्शा रहा है, फूड यानी एक वस्तु को। तो यहाँ पे क्या आएगा, दो सिंगुलर नाउन जुड़ गए और एक वस्तु को दर्शा रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब आएगा, दैट इज। द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज अवे। इज क्यों आया, कलेक्टर अलग हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलग हो सकता है, आपके दिमाग में आएगी ये बात। फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, जब भी ऐसे पदों के आगे हर बार दी लगेगा, दी कलेक्टर एंड दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लगेगा, तब दो व्यक्ति होंगे। पर अगर ऐसे केस में सिर्फ दी एक बार यूज हो रहा है तो वो एक ही व्यक्ति के दो ओहदे होंगे, दो पद होंगे। आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, किसी ने कलेक्टर बनना है, किसी ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना है, बढ़िया बात है, लगे रहिए, दिल लगा के लगे रहिए। वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, मेहनत करेंगे रिजल्ट आएगा और अच्छा आएगा, अपने पे भरोसा रखिए बस। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल राइस एंड करी रिफर टू वन थिंग, यही चीज आपको समझाया था। सिमिलरली द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज वन मैन, एक आदमी है वो, हेंस वर्ब यूज्ड इज अ सिंगुलर, दैट इज। इसलिए हमने यहाँ पे आर नहीं लगाया क्योंकि वो एक ही व्यक्ति है। समझ में आया? अब याद रखिएगा, इफ द आर्टिकल इज यूज्ड विद बोथ नाउन्स, अगर दोनों संज्ञा यानी नाउन्स के आगे द लगता है, द रेफरेंस विल बी ऑफ टू पर्सन, तब दो व्यक्ति की बात हो रही होती है या दो वस्तु की बात हो रही होती है। एंड द वर्ब यूज्ड इन सच केस मस्ट बी प्लूरल, तब वो प्लूरल हो जाएगा। जैसे ऊपर के सेंटेंस में समझाता हूँ, द कलेक्टर एंड द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, मतलब दो व्यक्ति की बात हो रही है, द लग गया ना, तो यहाँ पे आ जाता आर। इज दैट क्लियर? नाउ दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द फिलोसोफर एंड द टीचर आर डेड। द फिलोसोफर एक व्यक्ति, द टीचर अलग व्यक्ति, इसलिए यहाँ पे इसकी जगह आर लगा, प्लूरल लगेगा। द अबव सेंटेंस रिफर टू टू पर्सन्स, द फिलोसोफर वन मैन and the teacher the other man. Now coming to the rule number 3, ध्यान से देखना बिल्कुल। In case two subject are joined by as well as, अगर दो सब्जेक्ट को हम as well as लगाकर जोड़ते हैं तो verb कौन सा आएगा? The verb agree with the first subject। इसे याद रखने का आसान तरीका देखिए, मैं आपको तरीका भी बताता रहूँगा, कोई शॉर्टकट बना लो माइंड में जिससे याद हो जाए। ए पहला अल्फ़ाबेट है इंग्लिश का, वैसे ही याद आ गया माइंड में, ए पहला अल्फ़ाबेट है, एज वेल एज लिख रहा हूँ तो पहले वाले सब्जेक्ट से वर्ब एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल, कांता एज वेल एज हर चिल्ड्रन इज प्लेइंग होगा क्योंकि कांता सिंगुलर है यहाँ पे, तो आर नहीं आएगा, इज आएगा। इन दिस केस द वर्ब इज एग्री, इज लगाया हमने, वो एग्री करता है कांता से। क्यों? क्योंकि हमने इस सब्जेक्ट को, कांता एक सब्जेक्ट थी और उसके बच्चे सेकंड सब्जेक्ट थे, दोनों को एज वेल एज से जोड़ा, और जब एज वेल एज से जोड़ते हैं तो वर्ब किससे एग्री करता है? फर्स्ट सब्जेक्ट से। अब यहाँ पे देखिए इसका उल्टा, चिल्ड्रन एज वेल एज देयर मदर आर प्लेइंग। क्लियर है? फिर दोबारा हमने चिल्ड्रन बोला, कलेक्टिव नाउन है, एंड देयर मदर उनकी माए, मदर्स नहीं बोल रहा है, माँ, मतलब बच्चे और उसकी माँ। तो मदर देख के तो सिंगुलर लगाने का मन कर रहा होगा आपका, पर मत भूलिए एज वेल एज है तो पहले सब्जेक्ट से एग्री करेगा वर्ब, तब इसलिए यहाँ पर इसकी जगह आर आएगा। इन दिस केस द वर्ब आर एग्रीज विद द चिल्ड्रन। नाउ
कमिंग टू द रूल नंबर 4, ये याद रख लीजिए, नीदर, ईदर, एवरी, ईच, एवरीवन एंड मेनी आर फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। जब भी किसी सेंटेंस में नीदर, ईदर, एवरी, ईच, एवरीवन एंड मेनी आता है, तब उस पे हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। ईदर ऑफ द प्लान्स is to be adopted, singular helping verb. Neither of the two brothers is sure to pass. Every student is expected to be obedient. Each of them is, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, each of them, जबकि them किसके लिए होता है, प्लूरल के लिए, बट रूल क्या बोल रहा है, ईच, एवरी, नीदर, इधर, किससे एग्री करेगा, सिंगुलर वर्ब से। तो सेंटेंस क्या बना, ईच ऑफ देम इज कैपेसिटेटेड टू डू द वर्क। मैनी अ पर्सन वॉज ड्रॉन इन द सी। मैनी अ भी सिंगुलर लेगा, सिंगुलर वॉज होता है अगर टेंस एग्री कर रहा है पास्ट टेंस का, ठीक है, टेंस पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी दूंगा उसमें। वर नहीं आ रहा है क्योंकि वर प्लूरल हो जाएगा, और नियम बोलता है कि जब भी नीदर, इधर, एवरी, ईच, एवरीवन एंड मेनी यूज करते हो तो सिंगुलर वर्ब लगता है। नाउ रूल नंबर 5, इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय ईदर और नीदर नॉर, द वर्ब एग्री विद द सब्जेक्ट नियर टू इट। सब्जेक्ट नियर टू इट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है सेकंड सब्जेक्ट से। ईदर माई ब्रदर और आई एम टू डू दिस वर्क, और आई एम, सेकंड सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ प्रेजेंट में क्या लगेगा, एम। नीदर ही नॉर दे आर प्रिपेयर्ड टू डू दिस वर्क। सेकंड सब्जेक्ट अगेन दे क्या है, प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब किस में आएगा, प्लूरल में, दस वी आर यूजिंग आर, नहीं तो ही इज बोलते हैं आप, ठीक है। ये याद रखना, जब भी इधर और नीदर नोर होगा तो वो सेकंड सब्जेक्ट से ही वर्ब एग्रीमेंट होगा। नाउ रूल नंबर 6, अ नाउन सिंगुलर इन फॉर्म एंड collective in sense takes a singular verb। हमने नाउन में पढ़ा था ये, अगर याद नहीं आ रहा तो वीडियो पे जाइए और वीडियो चेक करिएगा, क्योंकि अगर मैं रिपीटेडली अब नाउन समझाने लगूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अ नाउन सिंगुलर इन फॉर्म एंड कलेक्टिव इन सेंस टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, बट इसमें कहीं एक्सेप्शन आता है, अपवाद आता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। एग्जाम्पल, द कमिटी इज यूनानिमस इन इट्स ओपिनियन। इसका मतलब है कि अपने विचारों में वो एक मत है। अब देखिए, जब कमेटी ऐसा कलेक्टिव नाउन एक मत होते हैं तो उस केस में आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे एक मत होने पे। But when there is a diversity and every member of the collective noun has to be mentioned, the verb used is plural। पर जब वहाँ पे एक मत न हो के विभाजन की बात आती है, डिवीज़न की बात आती है, तो वहाँ पर आपको प्लूरल वर्ब यूज़ करना होगा। द ज्यूरी के ऊपर मैंने पहले बताया था आपको, वर्ड डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, डिवाइड हो रहे हैं तो ज्यूरी वर आपने लिखा है, ज्यूरी वॉज नहीं होगा। इज दैट क्लियर? द ज्यूरी हैज टेकन द डिसीजन, कलेक्टिवली बोलते हैं तो सारों ने एक साथ मिलकर डिसीजन लिया, ज्यूरी हैज बोल देते हैं सिंगुलर। पर यहाँ पे ज्यूरी वर डिवाइडेड, क्यों? क्योंकि एक मत होकर ओपिनियन नहीं लिया। क्लियर है? नाउ रूल नंबर 7, अ ग्रेट मैनी
किसी भी वाक्य में लगा होगा इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ प्लूरल नाउन एंड अ प्लूरल वर्ब। अ ग्रेट मेनी के बाद हमेशा किसी भी वाक्य में प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल वर्ब आएगा। एग्जाम्पल देखिए, अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन, हैव बीन छोड़ दीजिए, वो टेंस में कवर करवाऊंगा, हैव आ रहा है, ये देख लीजिए, ठीक है। स्टूडेंट्स हैव। I think this is clear. Rule number 8. Similarly, if two subjects are joined by with, देख लीजिए किस किस के साथ, with, together with, no less than, in addition to, and not, etc. The verb agree with the first subject. अगर किसी वाक्य में दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है किससे, with, together with, no less than, in addition to, and not, etc. The verb agree with the first subject. वो first subject से agree करता है। Example, the boy with his parent has arrived। क्योंकि boy क्या है, सिंगुलर, verb क्या आएगा, सिंगुलर। द ऑफिसर टुगेदर विद से जोड़ रहे हैं हिज। ऑफिसर क्या है, ऑफिसर्स नहीं बोल रहा है, अगर ऑफिसर्स बोलता वो प्लूरल हो जाता, ऑफिसर बोल रहा है, सिंगुलर। हिज सबऑर्डिनेट वॉज प्रेजेंट इन द फंक्शन। आपको बताया इस रूल में कि जब भी आप जोड़ेंगे ये किससे एग्री करेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट से। ही no less than I is to blame। no less पढ़ाया था, no less than से he और I दो सब्जेक्ट हैं, he and I ज्वाइन कर रहे हैं no less than से, तो पहले सब्जेक्ट से इसका वर्ब एग्री करेगा, किससे करेगा, he से, तो क्या आएगा, is। नाउन, रूल नंबर 9, nouns plural in the form but singular in meaning take a singular verb। ये आपको पढ़ाया था मैंने नाउन में, फिर देखिए, these news were broadcast from All India Radio yesterday। न्यूज कैसा है, प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग है। न्यूज पूरा शब्द है ना, समाचार, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। रूल बोलता है कि नाउन जो प्लूरल है फॉर्म में बट सिंगुलर है मीनिंग में, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, तो करेक्ट सेंटेंस होगा, दिस न्यूज वॉज ब्रॉडकास्ट फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो यस्टरडे। तो दीज प्लूरल होता है दिस का, याद रखना, क्योंकि न्यूज़ प्लूरल फॉर्म है दिखने में बट सिंगुलर मीनिंग है, तो यहाँ पे पहले आप सिंगुलर लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब की जगह आप वॉज लगाएंगे क्योंकि वर्ब प्लूरल सेंस में है और वॉज सिंगुलर में। इज दैट क्लियर? रूल नंबर 10 देखिए, when two subjects are joined by not only but also, the verb must agree with the second subject। याद रखिएगा, जब दो सब्जेक्ट को आप not only but also से ज्वाइन करते हैं तो वर्ब एग्री करता है सेकंड सब्जेक्ट से। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल देखिए, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो पाकिस्तान इज पुअर। क्यों लिख रहे हैं हम इज? क्योंकि पाकिस्तान एक देश है और वो एक ही देश है, सिंगुलर देश। मतलब देश क्या हुआ? सिंगुलर हुआ ना, एक पाकिस्तान। नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स, प्लूरल में आ रहा है,
वर लाफिंग। सेकेंड सब्जेक्ट से एग्री कर रहा है, स्टूडेंट प्लूरल में है, स्टूडेंट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट का सिंगुलर क्या होता है? स्टूडेंट। स्टूडेंट का प्लूरल क्या होता है? स्टूडेंट्स। तो सेकेंड सब्जेक्ट से एग्री करेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? वर। नॉट ओनली द चिल्ड्रन बट ऑल्सो देयर मदर वॉज प्लेइंग। देयर मदर, नॉट ओनली द चिल्ड्रन बट ऑल्सो देयर मदर वॉज प्लेइंग। ठीक है, अब इसमें देखिए द सेकेंड सब्जेक्ट देयर मदर इज सिंगुलर, thus we have used was, not were। अब आ जाइए रूल नंबर 11 में। रूल नंबर 11 देखिए, when two subjects are joined by or, the verb must agree with the second subject। किससे एग्री करेगा? सेकेंड सब्जेक्ट से। अब मैं दिखाता हूँ, इन द अबव रूल इट इज नेसेसरी टू कीप इन माइंड दैट द प्लूरल सब्जेक्ट इफ एनी शुड बी प्लेस्ड नियर द। मतलब समझ रहे हैं आप? इस ऊपर वाले रूल में व्हेन टू सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय और, द वर्ब मस्ट एग्री विद द सेकेंड सब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर है? जब दो सब्जेक्ट को और से जोड़ा जाता है तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो सेकंड सब्जेक्ट से एग्री करेगा। इसी रूल में ये भी ज़रूरी होता है, जो आपने दिमाग में रखना है, कि प्लूरल सब्जेक्ट इफ एनी शुड बी प्लेस्ड नियर द वर्ब। अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसे वर्ब के पास में रखेंगे। जैसे कृष्णा और हर sisters were there, the second subject is plural। सेकेंड सब्जेक्ट से एग्री कर रहा है और सेकेंड सब्जेक्ट को हमने वर्ब के पास में रखा है। मोहन और सोहन, अब सेकेंड सब्जेक्ट क्या है? सोहन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। सेकेंड सब्जेक्ट से एग्री करेगा, पर इसमें कोई प्लूरल नहीं है और सेकेंड सब्जेक्ट सिंगुलर है। नाउ अब देखते हैं रूल नंबर 12। When two subjects of different numbers and persons or both are joined together by and, the verb used must be plural। हमने ऊपर भी ऐसा कुछ पढ़ा था, जब दो सब्जेक्ट of different numbers and persons or both are joined together by and, the verb used must be plural। और क्लैरिटी के लिए एग्जाम्पल देखिए, पहला सब्जेक्ट सचिन एंड हिज पेरेंट्स हैव गॉन टू कोलकाता। किससे एग्री कर रहा है? द वर्ब यूज्ड मस्ट बी प्लूरल। ही एंड आई आर फ्रेंड्स, इस फ्रेंड नहीं होगा, क्योंकि क्या बोलता है, जब दो सब्जेक्ट डिफरेंट नंबर के होते हैं और पर्सन्स होते हैं या दोनों होते हैं और ज्वाइन किया जाता है उनको और लगाकर, टुगेदर एंड लगाकर, तो वो प्लूरल लेगा, हेल्पिंग वर्ब। पाकिस्तान एंड अदर मुस्लिम कंट्रीज क्या लेगा? Plural helping verb are bent upon breaking India, right? Rule number 13, some nouns which are singular in form but are plural in number take a plural verb। दिखने में आपको सिंगुलर लगेगा बट वो प्लूरल होता है, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब ही लगता है। The people were shouting। people के ऊपर मैं नाउन में आपको बता चुका हूँ, प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा। द कैटल आर ग्रेजिंग। कैटल क्या होता है? गाय या भैंस का झुंड, राइट? तो वो झुंड है, दिखने में आपको सिंगुलर लग रहा है पर सेंस तो वो प्लूरल का है, तो इसलिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लग रहा है।
रूल नंबर 14, when a plural noun denotes some particular quantity or amount considered as a whole, it takes a singular verb. इसका एग्जाम में आता है फाइंड आउट द एरर के अंदर, और कई बच्चे इसे गलत करके आते हैं। आप इस कंसेप्ट को समझ लीजिए तो आपसे गलती नहीं होगी। देखिए एग्जाम्पल दिखा के समझाता हूँ मैं आपको। 500 रुपीज आर अ बिग अमाउंट नहीं होगा, इज अ बिग अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, अमाउंट कंसिडर किया है एज अ होल, 500 रुपये, ठीक है, एक अमाउंट एज अ होल कंसिडर किया है, तो इस पे सिंगुलर वर्ब है। द वर्ब विल एग्री विद द अमाउंट, नॉट विद द 500। 100 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, वर्ब किसके साथ, क्वांटिटी बोल लीजिए डिस्टेंस को एक हिसाब से, ठीक है। द वर्ब विल एग्री विद द डिस्टेंस एंड नॉट विद द 100। 100 माइल्स है बोल के आर नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस 100 माइल्स को हमने एज अ होल एक डिस्टेंस या क्वांटिटी कंसीडर किया है। इसको लिख लीजिएगा प्लीज, एग्जाम में इससे में से एक या दो क्वेश्चन जरूर आएगा। रूल नंबर 15 एंड 16, चलिए हम दोनों एक साथ कवर करते हैं ताकि आपको बोरियत ना आए। द टाइटल ऑफ द बुक्स, नेम ऑफ द कंट्रीज और सब्जेक्ट विच लुक लाइक प्लूरल, मतलब बोल रहे हैं या तो बुक का टाइटल हो या किसी कंट्री का नाम हो या कोई सब्जेक्ट हो जो प्लूरल की तरह लगता है बट एक्चुअली आर इन अ सिंगुलर नंबर, वो एक्चुअली सिंगुलर होता है, तो उस पर कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब है। एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। द यूनाइटेड स्टेट्स, देखने में तो लग रहा है ना यूनाइटेड स्टेट्स, ईएस लग गया, प्लूरल हो गया, नहीं जी, ये कंट्री का नाम है ना। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, फिर क्या लगा आपका, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। द अरेबियन नाइट्स, ये एक पुस्तक का नाम है, देखने में आपको प्लूरल लग रहा है पर ये पुस्तक का टाइटल है, इज एन इंटरेस्टिंग बुक, बताया आपको, रिपीट करिए। द टाइटल ऑफ द बुक्स, नेम ऑफ द कंट्रीज और सब्जेक्ट्स which look like plural but actually are in singular number are followed by singular verb। बहुत क्लियर करके आपको समझाया है, इसे लिख लीजिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। एक ही रिक्वेस्ट होता है, कीप नोटपैड अलोंग विद यू, कीप पेन एंड डिक्शनरी। डिक्शनरी क्यों रखने के लिए बोला जाता है, ताकि आपका वोकैबुलरी अच्छा हो। When the subject is a relative pronoun, the verb agrees in number and person with the noun or pronoun to which the relative pronoun refers। relative pronoun क्या होता है, बोल तो नहीं गए, pronoun का आपने देखा है वीडियो, नहीं देखा है तो जाकर देखिए, लिंक पर भी मैं pronoun के वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर भी डाल दूंगा लिंक, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, राजेंद्र हु इज माई फ्रेंड हैज अ थर्स्ट फॉर नॉलेज। आई हु एम एट योर सर्विस शुड नॉट बी इग्नोर्ड। शुड से कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको बार बार बोला है, मॉडल्स के ऊपर एक वीडियो स्पेशली बनाऊंगा, आपका सारा डाउट क्लियर करूंगा। अब आ जाइए, फॉर्म ऑफ नाउन्स क्या होता है, वर्ब्स क्या होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछ लेना। वर्ब्स इन इंग्लिश आर यूज्ड इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स, हम 3 फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। दे आर प्रेजेंट, और इसे मैंने बोल दिया फर्स्ट और ओरिजिनल फॉर्म, ताकि
बार बार प्रेजेंट बोलना ना पड़े मेरे को। पास्ट, और इसे मैंने बोल दिया सेकंड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल, जिसे मैंने बोल दिया थर्ड फॉर्म। अभी आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, पास्ट पार्टिसिपल पे ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा इस वीडियो में। वो वीडियो कवर होगा टेंसेस में, जो मैं बहुत जल्द बनाऊंगा और एक एक चीज़ की क्लैरिटी दूंगा आपको, ऐसे ही हिंदी में समझा के, ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स में टॉपर बन सकें। आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ वो किसी एक पैटर्न पर बेस्ड है, जो स्टूडेंट्स के लिए सबसे बढ़िया पैटर्न है, जिसमें कंफ्यूजन किए बगैर थोड़े थोड़े पॉइंट्स को कवर करके पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। और मेन जो उसकी समरी है उसे जॉट डाउन कर लीजिएगा नोटपैड पे, ठीक है। द टर्म्स फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म डू नॉट exist in English grammar but have been used here for the sake of convenience to make you understand. आप ये मत बोलिएगा कि वीडियो में तो ये बड़ा आया पढ़ाने वाला, वीडियो में तो इसने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बोल दिया है, ऐसा तो फॉर्म ही नहीं होता। I know that. I have done this just to make you understand, for your convenience, right? जैसे चीज़ समझ में आएगी वैसे समझना है, और हमारा मेन मकसद है एग्ज़ाम में अच्छे नंबर स्कोर करना। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मैथमेटिक्स वैसा सब्जेक्ट है, और साइंस के क्वेश्चंस वैसे सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग होता है। जीके में मार्क्स कम आते हैं क्योंकि जीके बड़ा वास्ट सब्जेक्ट होता है, तो आपका फोकस ऐसे ही चलते रहना चाहिए। आगे देखिए, द फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड डिटरमाइन द टेंस ऑफ अ सेंटेंस। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो वर्ब यूज हो रहा है वो बताता है कि आपको कौन से टेंस लगेंगे वाक्य में, या जो टेंस यूज हो रहा है इस वाक्य में वो बताता है कि कौन सा फॉर्म लगेगा वर्ब का। दोनों एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची हैं, समझ लीजिए कार्य में, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है, द फर्स्ट फॉर्म इज द एक्चुअल फॉर्म इन विच द वर्ब एज अ वर्ड एग्जिस्ट इन द लैंग्वेज। फर्स्ट फॉर्म एक्चुअल फॉर्म होता है और वो इंग्लिश भाषा में उस वर्ड का अस्तित्व होता है, उससे आप बदलते हैं और सेकंड और थर्ड फॉर्म लाते हैं। अब ये सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे लाते हैं मैं आपको आगे समझाता हूँ। देखिए, वी हैव रिफर्ड टू इट एज द ओरिजिनल फॉर्म। द अदर टू फॉर्म ऑफ द वर्ब इज मोस्ट केसेस आर डिराइव्ड बाय मेकिंग सर्टेन चेंजेस इन द ओरिजिनल फॉर्म। और जो सेकंड फॉर्म यानी पास्ट वाला, थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल वाला, फर्स्ट यानी प्रेजेंट वाला, भूलिएगा मत, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ईट फर्स्ट फॉर्म, एट सेकंड फॉर्म, ईटन थर्ड फॉर्म। Verb can be divided into different types according to their method of changing from one form into another form. मैंने कुछ एग्जाम्पल बनाए हैं आपके लिए ताकि आपको समझने में आसान हो जाए, और जो तीन फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसे समझने में, याद करने में आसान हो। छोटा सा टेबुलर फॉर्मेट दिया है, उसे ध्यान से देखिएगा। वर्ब्स विद वोवल चेंज ओनली, जिसमें सिर्फ वोवल चेंज होता है। मेरा फर्स्ट वीडियो वोवल क्या होता है, स्वर क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट और ओरिजिनल फॉर्म, यही समझाया था। सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। देखिए, एबाइड, ई वोवल है, ठीक है। वर्ब विद वोवल चेंज ओनली, यहाँ पे ई चेंज नहीं हो रहा है, आई चेंज हो रहा है। ये क्या हो गया, अबोध, अबोध। अगर इसका मतलब नहीं पता, प्लीज कंसल्ट योर डिक्शनरी। बिगिन, बिगेन, बिगन। कम, देखिए वोवल है ओ,
केम वोवल है ए, कम. Verbs with the suffix n, ne और en in the third form. Suffix दो वर्ड होते हैं, प्रीफिक्स यानी शब्दों से पहले का, सफिक्स कुछ शब्द के या शब्द के बाद का. ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है. जैसे वर्ब है नो, ये हो गया न्यू, थर्ड फॉर्म हो गया नोन. एन आ गया, ये देखिए इसको आपने कर दिया एनी. ठीक है, ये हो गया एनो. राइट, एन आ गया दोबारा से. राइट, रोट, रिटन, बियर, बोर, बोन, बियर, बोर, बोन. दोनों शब्दों का मतलब अलग है, समझिएगा ध्यान से, डिक्शनरी कंसल्ट करिए भाई. Verbs which derive their second and third form by addition of d, ed or t and without a change in the vowel. ये ऐड हो जाएंगे डी, ed या t, बट उनके वोवल में चेंज नहीं होगा. वॉक, वोवल क्या है इसमें, ए. वॉक्ड, वॉक्ड. टॉक, टॉक, टॉक. Now, see more example. Here, heard, heard. Burn, burn, burnt. Dwell, dwelt, dwelt. Verbs that have a vowel change as well as the addition of a suffix. अब वो वर्ब जिसमें वोवल भी बदलता है और सफिक्स भी जुड़ता है. फील, फेल्ट, फेल्ट. राइट. Kneel, knelt, knelt. Bring, brought, brought. Sell, sold, sold. Can, could, could. In some cases, the verb retain their original identity in all the three forms. They end in d or t. ये बहुत अच्छा पॉइंट है. कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो टी या डी में ख़त्म होते हैं, लास्ट वर्ड उनका डी या टी आता है, और तीनों फॉर्म में उनका सेम प्रोनाउंसिएशन रहता है, सेम स्पेलिंग रहती है. आप चेक कर लीजिए. ठीक है, ये प्रेजेंट बताया था फर्स्ट फॉर्म और ओरिजिनल फॉर्म, सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल. बार बार बोल रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए. कास्ट, कास्ट, कास्ट. कट, कट, कट. हर्ट, हर्ट, हर्ट. लेट, लेट, लेट. देख रहे हैं आप, टी आ रहा है. रिड, रिड, रिड. वैसे शेड, शेड, शेड. स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड. डी आ रहा है लास्ट में, ये फॉर्म होता है. अब आपको ये देख के कंफ्यूजन होगा कि हम ऐसी तैयारी कैसे कर पाएंगे. इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल गुरु मंत्र है. देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल बाय विच वन कैन मेक आउट ऑफ बाय लुकिंग एट अ वर्ब. आप वर्ब को देख के नहीं बता पाएंगे ऐसे. पहले तो कुछ ऐसे जो ऊपर के 4 से 5 मैंने बताए हैं आपको, उसको याद कर लीजिए अच्छे से. दूसरा सबसे अच्छा तरीका है इसका कि आप किताब को पढ़िए. जितनी किताब पढ़ सकते हैं इंग्लिश की, उसको पढ़िए और उनको याद करने की कोशिश करिए. अगर फिर भी किसी को तकलीफ़ होती है, समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करिए. कमेंट में अपना ईमेल आईडी लिख दीजिए और ये लिख दीजिए कि आपको लिस्ट ऑफ 1000 वर्ब्स चाहिए विद ऑल द फॉर्म्स. मैं आपको एक एक्सेल शीट भेज दूंगा आपके मेल आईडी पर, जिस पे 1000 वर्ब्स हैं मैंने बनाए हुए, और उस पर फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखे हुए हैं. अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको 1000 वर्ब्स के फॉर्म चाहिए.
मैं आपको तुरंत ही मेल कर दूंगा, क्योंकि मेरा चैनल अभी इतना बड़ा चैनल नहीं है और लॉकडाउन के कारण मेरे पास सफिशिएंट टाइम है, मैं आपको ये मेल कर सकता हूँ। प्लीज़ इसका आप फ़ायदा उठाइए, आप इस लॉकडाउन का भी फ़ायदा उठाइए, प्रिपरेशन करिए। इतने अच्छे से हिंदी में आपको समझाया जा रहा है, कहीं पे भी समझ में नहीं आता, प्लीज़ मेरे को पूछिए, कमेंट करके पूछिए, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी आपको बताने में। आप देखिए, समझिए, आपको कैसे समझ में आता है वैसे बताइए, अपना फीडबैक दीजिए, इनपुट दीजिए, ताकि मैं आपको अच्छे से और अच्छे से समझा सकूं। आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं, अगर कमेंट करके बताएंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चैनल को देखने के लिए, और कीप वॉचिंग एंड लर्निंग दिस, क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो किसी भी एग्जामिनेशंस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप अच्छे से इंग्लिश में मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, भले ही हिंदी में समझ गए। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर इंग्लिश नहीं आती है तो शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है। आप एक नई भाषा सीख रहे हैं, सीखने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। अब आप इन सब की तैयारी करिए, पुराने जो वीडियोस थे नाउन के ऊपर, एडजेक्टिव के ऊपर, प्रोनाउन के ऊपर, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं या प्लेलिस्ट से भी ले सकते हैं। और दूसरे वीडियो का इंतज़ार करिए, दूसरा वीडियो होगा एडवर्ब्स के ऊपर, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छा वीडियो बनाकर प्रेजेंट करूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आपके एग्ज़ाम में ये काफ़ी मदद करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन एंड गुड नाइट।